कल मोल के बारे में मैंने बताया था। क्या कहेंगे मोल? मोल के बारे में एक्चुअली हमको जानकारी हो चुकी है ना। हमने एटम के केस में मोल देख चुके हैं और हमने मॉलिक्यूल के केस में मोल देख दिया। इसका मतलब हमको पता चल गया है मोल क्या होता है। मोल, अब मैं कह सकता हूं यहां से मोल एक अमाउंट है नहीं? ये बताओ, मोल एक अमाउंट हो सकता है। मोल जो है कोई एक क्वांटिटी हो सकती है, बोल सकता हूं ना, है ना। या ये कुछ नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं। अब कितने होते हैं ये आपको पता है, हर केस में अलग अलग होते हैं। और ये जो है कोई एक मॉलिक्यूल हो सकते हैं। और इन सबको मिला के मैं बोल सकता हूं मोल कोई एक नंबर है सर, है नहीं? ये बताओ, है ना। तो मोल को जो है हमने डिफाइन किया था एटम के केस में और मॉलिक्यूल के केस में। हमने एटम के केस में यह बताया था किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर ग्राम में लेंगे वो किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर है ना। और हमने यह भी बताया था कि एक एटम जो होता है बहुत छोटा होता है। एक एटम की बात कर रहा हूं मैं, एक एटम तो दिखेगा ही नहीं और उसका मास 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में। एक एटम, अगर मैं एक कार्बन एटम की बात करूं, उसका मास जो है, एक एटम का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, किसी भी एटम का। अब आगे से भाई आप लोग चाहे कार्बन के 12 से इंटू कर दें, चाहे ऑक्सीजन के 16 से इंटू कर दो, तो तब भी तो छोटा ही पड़ेगा ना, क्योंकि 10⁻⁻24 में है ना। तो किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर ग्राम में लेंगे वह 1 मोल के बराबर होता है। जैसे मैंने कल भी बताया था, हाइड्रोजन का नंबर 1, मास भी 1। अगर 1 को आप ग्राम में लेंगे, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल। यह मैंने आपको बताया था, है ना। और मैंने आपको यह भी बताया था कि 1 मोल अगर हाइड्रोजन है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे? पार्टिकल बोल सकते हैं इस केस में। एंटिटीज कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज होंगे या पार्टिकल्स होंगे। और इसको हम क्या बोलते हैं? अवोगैड्रो नंबर मैंने आपको बताया था। अवोगैड्रोस नंबर होता है, या जिसको हम लोग Na से भी लिखते हैं। बात समझ में आई नहीं? तो 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एंटिटीज, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और मैंने आपको बताया भी था वॉल्यूम का खेल। तो 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मान लीजिए कमरा STP में है, तो इस कमरे का टेम्परेचर 273 अप्रॉक्स, और प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऊपर से एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, क्योंकि हवा में एयर के पार्टिकल्स हैं, उनका कुछ ना कुछ मास तो है ना। तो क्या कहलाएगा? नीचे को वेट लगा रहे हैं, किसी एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं, तो मैं कहूंगा वो प्रेशर है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM, तो ये हमारा STP कंडीशन कहलाएगी। अगर कहीं पर NTP कंडीशन होगी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो प्रेशर भी 1 और टेम्परेचर भी अप्रॉक्स 273। हालांकि 0.15 और 0.16 भी होता है, और पॉइंट के बाद 1516 का ही फर्क पड़ेगा ज्यादा। तो अप्रॉक्स दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। तो हमने एटम के केस में किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर ग्राम में लेंगे 1 मोल के बराबर होता है। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था, है ना। और 1 मोल जो है उसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर एंटिटीज होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, और उसका वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर होता है। ये मैंने आपको बताया था। बात समझ में आई थी? उसके बाद सर मॉलिक्यूल ने क्या बिगाड़ा फिर? अगर कोई सा भी मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे H2O, इसका मास जो है 18 होता है, और अगर हम 18 को ग्राम में ले लेंगे तो यह एक क्वांटिटी बन चुकी है 18 ग्राम। और 18 ग्राम ऑफ H2O इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। H2O को हम लोग वाटर बोलते हैं, और इसमें जो है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वाटर के, या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, और इसका वॉल्यूम जो होगा 22.4 लीटर होगा। बात समझ में नहीं आई? तो ये जो है हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। आज हमारा मेन मुद्दा रहेगा, हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मास की, हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास की। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मास की,
और हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास की। अब ये एटॉमिक मास एक्चुअली में होता क्या या मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल में होता क्या है ना। व्हाट इज एटॉमिक मास, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, या व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और व्हाट इज एक्चुअल मास, है ना, व्हाट इज एक्चुअल मास। तो इन सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये लास्ट में क्वेश्चन में बता दूंगा, 7-8 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं एटॉमिक मास की, आपने बोला ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 18 है। अब 18U भी हो सकता है, मैं इसको खाली 18 भी लिख सकता हूं, मैं इसको 18 ग्राम भी लिख सकता हूं। तीनों का मतलब अलग अलग है ना, तीनों का मतलब अलग अलग है। सर अगर 18 ग्राम अगर लिखा हुआ तो आपको कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, 1 मोल ऑक्सीजन है ना। 18 ने कितना, 16, कितना 16 या 16U या 16 ग्राम। अगर मैं 16 ग्राम लिखूंगा तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये ऑक्सीजन के कितने मोल है, 1 मोल है नहीं, ये बताओ ऑक्सीजन के 1 मोल है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं, सर आपको तो पता चल चुका है 16 ग्राम मतलब एक ऑक्सीजन का मास 16 है, 16 तो हमने कैसे डिफाइन किया होगा, आपको पता है ना, किसी भी एटम का मास तो बहुत कम होता है, वो कितना होता है, समथिंग इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 में, है ना। ये देखा गया है एटॉमिक मास, किसी भी एटम का एटॉमिक मास हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ वन एटम, हाउ मेनी टाइम्स mass of one atom is heavier in comparison to 1/12 part of mass of one atom of carbon। कार्बन का मास है कुछ ना कुछ, कार्बन का मास है कुछ ना कुछ, एक एटम कार्बन का कुछ ना कुछ मास होगा, उसका 1/12 निकाल दो। ध्यान समझना, एक कार्बन एटम था जिसका मास कुछ ना कुछ होगा, और उस मास का भी आपको कितना निकालना है, 1/12 पार्ट। 1/12 पार्ट कार्बन एटम का मास है सपोज, और फिर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि कोई एटम उस 1/12 मास ऑफ कार्बन के कितना हैवी है। देखो मैंने उससे कंपैरिजन किया, किससे, 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम से मैंने कंपैरिजन किया है कि कोई एटम कार्बन के 1/12 मास से कितना हैवियर है। यह क्या डिफाइन करेगा, एटॉमिक मास। और ऐसे मॉलिक्यूल भी है, कोई भी मॉलिक्यूल कितना हैवी है, किसके, 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। एक कार्बन एटम था, एक कार्बन एटम था, मान लो उसका मास 12 है, तो 1/12 कितना हो गया, 1/12 इंटू 12, सपोज वो कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई x, और उस x से कोई एटम कितना हैवी है, वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम। नहीं आया बात समझ में, समझ में आ गया, ठीक है ना। कोई एक कार्बन एटम है, 1 एटम ऑफ कार्बन, उसका कितना पार्ट, 1/12 पार्ट, मान लो x है, एक एटम है कार्बन का, उसका 1/12 पार्ट x है, x। अब मैं चाहता हूं किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालना, तो मैं उससे कंपैरिजन करूंगा कि कोई सा भी एटम का मास उस x से कितना हैवी है, वो उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा। बात समझ में नहीं आई, ठीक है। अब लिखा है एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट क्या लिखा है, द क्वांटिटी 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। अब ये बताओ सर, जो कार्बन का मास तो आपको पता है 12 है, अब इसका 1/12 कितना होता होगा, कितना पार्ट होता होगा, वो कितना होता है, सिंस मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कितना होगा, 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये आपको इस वैल्यू को आपको याद करना है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है भाई, इसका भी तो 1/12 निकाल दो,
इसका भी तो 1/12 निकाल दो ना। ये क्या है, एक एटम ऑफ कार्बन का मास है। मैंने बताया था ना, किसी भी कार्बन का मास जो होता है, किसी भी एटम का मास 10⁻⁻24 में है। अब आप ध्यान सुनना, एक एटम कार्बन कितना है, इतना है, तो 1/12 पार्ट कितना होगा उसका, 1/12 करोगे ना, इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दो। ये देखो अभी बताया था, नहीं बताया था, है ना, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ रहा है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इसी को हम लोग एएमयू बोलते हैं। बताओ व्हाट इज द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, इतना, ये तो है 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम इज व्हाट, 1.67 इंटू 10⁻⁻24। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होगा 16, यही तो होगा, नहीं होगा, बताओ होगा नहीं होगा, क्योंकि एएमयू क्या, एक ऑक्सीजन एटम कितना भारी है, इससे कितना भारी, यही तो हुआ 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम से कितना भारी है ऑक्सीजन। क्योंकि मुझे 1/12 की वैल्यू पता चल गई, ये है, उसको ऑक्सीजन के मास से इंटू कर दो, तो 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 बोल दो, या 16 क्या बोल दो, इसको एएमयू बोल दो, या 16U भी बोल सकते हैं, एएमयू को हम यू भी लिखते हैं, है नहीं है। तो मुझे एक चीज पता चल चुका है, 1/12 मास कार्बन एटम का, एक कार्बन एटम का कितना होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बात समझ में आई नहीं, तो बताओ, तो मैंने यही तो बोला कि कोई भी एटम उससे कितना भारी है 1/12 मास से, तो इंटू कर दूंगा, है ना। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास आपको पता है 17 है, तो एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा 17 एएमयू। बात समझ में आई नहीं आई, बताओ। सल्फर है, सल्फर का मास कितना होता है भाई 32, अब एक सल्फर एटम का मास कितना होगा 32 एएमयू, 32 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24, तो हर एटम का मास कितना आने वाला है 10⁻⁻24 आने वाला है। देखो कितना छोटा है एटम, है ना, कितना छोटा एटम है भाई, देख लो आप देख सकते हैं किसी भी एटम का मास कितना छोटा। मैंने आपको बोला हमारे आसपास इतनी चीजें घूम रही है, हमको पता ही नहीं चल रही है ना। ऑक्सीजन घूम रही है, ऐसे करूंगा एहसास भी नहीं हो रहा है, तेज करूंगा तब एहसास हो रहा है, थोड़ा बहुत हवा में हवा लग रही है ना। तो एक, अब उसमें बहुत सारे एटम भी तो हैं ऑक्सीजन के, अगर एक होता तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि मास ही इतना है सर, मतलब इसको सोच ही नहीं सकता मैं, किसी भी एटम का मास इतना छोटा होता है 10⁻⁻24 ग्राम में, है ना। सर अगर मुझे किसी भी एटम का मास निकालना होगा, किसी भी एटम का मास, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि वो एटम कार्बन के 1/12 पार्ट के मास से कितना हैवी है, ये तो बोलूंगा। एक कार्बन एटम का 1/12 पार्ट कुछ ना कुछ होगा, उसका मास भी तो होगा फिर, है ना। कार्बन के 1/12 पार्ट का जो मास होगा उससे कोई एटम कितना हैवी है, ये क्या कहलाएगा एटॉमिक मास। और आपको पता चल चुका है जो 1/12 पार्ट था ना एटम का, वो कितना था 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम था भाई, है ना। कार्बन के 1/12 का मास कितना था, कार्बन का 1/12 पार्ट जो था उसका मास कितना था भाई 1.67 इंटू 10⁻⁻24 था। बात समझ में नहीं आई। अब कोई भी आइटम इससे कितना हैवी है ना, तो सबको इससे इंटू कर देना है। अगर हाइड्रोजन भी होगा तो 1 इंटू दिस, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, और कार्बन होगा 12 इंटू, कार्बन तो पता ही चल चुका है ना, समझ में आया नहीं है। कार्बन का भी पता कर सकते हो आप तो, है ना, ये तो 1/12 का मास है, तो 12 से इंटू कर दो, है ना। पोटेशियम का होता है 39, पोटेशियम का मास होता है 39, तो 39 को इससे इंटू कर दो, तो मुझे एक एटम पोटेशियम का मास मिल जाएगा,
समझ में नहीं आया? तो किसी भी एटम का मुझे अगर एटॉमिक मास निकालना है ना, वो कितना भारी है, तो किससे इंटू कर देना है? उसके मास से 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से इंटू कर देना है, तो मुझे किसी भी एटम का मास पता चल जाएगा। पता चल गया ना? ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं एक एटम की, और मैंने क्या बताया, व्हाट इज एटॉमिक मास, कि सर कोई भी एटम कार्बन के 1/12 मास 1/12 पार्ट है, उसके मास से कितना हैवी है, और कार्बन का 1/12 जो भी पार्ट होगा ना, अब भाई मेरा ये पूरा शरीर है, मान लो 1/12 पार्ट मेरा इतना है, ये वाला, अब मैं इसका मास निकालूंगा ना, तो ऐसे में कार्बन हूं, मेरे पार्ट 1/12 है, तो 1/12 इसका मास कुछ ना कुछ ये आया, और इससे कोई भी एटम कितना भारी है वो उसका मास कहलाएगा। समझ में आई नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज याद रखना है, एएमयू की वैल्यू कितनी होगी आज के बाद, इसको याद रखना, एएमयू की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 1.67 इंटू 10⁻⁻24, यह आंसर होगा एटॉमिक मास यूनिट की। और बच्चों को समझ में नहीं आता कि व्हाट इज एएमयू, समझ में आ गया ना? एएमयू क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। किस तरह मास है किसका? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन का, कार्बन का 1/12 पार्ट का मास कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24, और इससे कोई भी एटम या मॉलिक्यूल कितना भारी है वो उस पर्टिकुलर एटम का क्या होगा? मास होगा। क्या होगा भाई? मास होगा। नहीं आया समझ? आ गया ना? ठीक है, अब हम जो है ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं। कभी कभी यार ऐसा होता है, 4 ग्राम ऑफ कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब आपको कहीं 4 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन दिया होगा, तो देखो देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन 4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और 4 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, है ना? डिफरेंस है नहीं? बताओ, मैंने बोला नाइट्रोजन के 4 ग्राम है, और मैंने बोला एक में नाइट्रोजन के 4 ग्राम एटम है ना? तो बहुत बारीकी से इस चीज को समझना है। अगर हमने ग्राम एटॉमिक मास कहीं पर लिखा आ गया, उसका मतलब क्या हुआ? मास ऑफ 1 ग्राम एटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम एटॉमिक मास? मास ऑफ 1 ग्राम एटम। ठीक है, अब मैंने ऊपर की जो 2 लाइन लिखी है इसको ध्यान समझना। बताओ ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? सर 1 ग्राम एटम का मास, 1 ग्राम एटम का मास, या मैं इसको क्या बोल सकता हूं? मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं बोल देता हूं 1 ग्राम मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, कितना होगा? मास ऑफ 1 ग्राम एटम का मास कितना होगा? सर 16 ग्राम। इधर देखो, मास ऑफ 1 ग्राम एटम, इसको हमने लिख दिया मास ऑफ 1 मोल एटम, है ना? बताओ ऑक्सीजन के मास 16 ग्राम। अरे भैया इसी को तो हमने 1 मोल बोले थे, बोला था नहीं बोला था? इसको मैंने 1 मोल बोला था ना, तो मैं बोल दूंगा भाई मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन या मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 16 ग्राम। कितना होगा? 16 ग्राम होगा। या इसी को मैं क्या बोल सकता हूं? अगर 1 मोल है तो मैं इतने एटम भी तो बोल सकता हूं, मास ऑफ एनी एटम्स, या मास ऑफ इतने एटम्स, इतने में तो अवोगाड्रो नंबर होते हैं, है नहीं है? और इतने का मास कितना होता है? 6। कितना होता है? 1 मोल के बराबर। किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर। तो इसका मतलब, ये सब का सब कहने का मतलब क्या है पता है? 1 मोल है। क्या है? 1 मोल है। और 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन बराबर कितने मोल? 1 मोल। मतलब कितना मास? 16। ये तो बोलूंगा ना। और नीचे एग्जांपल देख लो, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। देखो इसका मतलब क्या हुआ? मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये तो हुआ। देखो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या था? मास ऑफ 1 ग्राम एटम था, नहीं था? ऐसे ही ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ? मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ किसके? ऑक्सीजन के।
या मैं इसी को ये भी लिख सकता हूं ना, तो मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। या क्या लिखूंगा, मास ऑफ, या क्या लिखूंगा, मास ऑफ Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना, मास ऑफ Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, या मास ऑफ इतना एटम्स। तो देखो मास दिया है, नंबर ऑफ एटम दिए हैं आपको, कितने नंबर ऑफ एटम है, अवगाद्रो नंबर के बराबर। और जब आपने एटम से मोल निकाले थे तो किससे डिवाइड किया था, अवगाद्रो नंबर से। और इसको किससे इंटू कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन है तो 16 इसका मास होता है, 16 ग्राम। तो ये किसके बराबर आ गया भाई, अरे 16 ग्राम ही तो आया है, नहीं आया समझ में, एक बार और समझते हैं। अब देखना दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कोई बात नहीं। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। इसका मतलब क्या समझे, अगर मैं बोल देता हूं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम का मतलब क्या समझे, मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम कितना होगा, मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, यही तो बोलूंगा। अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कैल्शियम। अगर मैंने ऐसा बोला तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं, मास ऑफ Na एटम्स ऑफ कैल्शियम। अब बताओ 1 मोल कैल्शियम के एटम है, तो 1 मोल कैल्शियम का कितने बराबर होता है, 40 ग्राम के बराबर। किसके बराबर, 40 ग्राम के बराबर। बात समझ में नहीं आई, दिक्कत है। तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या हो गया, तो ऑक्सीजन के ग्राम एटॉमिक मास कितने हो गए, 16 ग्राम, है ना। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा, मास ऑफ 1 ग्राम एटम या मास ऑफ 1 मोल एटम, ठीक है। तो कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया, मतलब कुल मिला के क्या कंक्लूजन निकला पता है, ग्राम एटॉमिक मास जो है वो 1 मोल के मास के बराबर होता है। किसी भी एटम का ग्राम एटॉमिक मास जो उसका 1 मोल होता है, और 1 मोल में कुछ तो कुछ मास तो होगा, वही उसका मास होता है बेटा। बताओ कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना ग्राम, कार्बन 12 ग्राम, है ना। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, 16 ग्राम, बिकॉज दैट कंटेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। और अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास कितने के बराबर, बताओ मैग्नीशियम का कब 1 मोल होता है, 24 ग्राम। कितना, 24 ग्राम। तो आपको घबराना नहीं है, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब 1 मोल का मास, पर्टिकुलर क्वांटिटी जो एटम है उसका 1 मोल का मास जो भी होता है वो ग्राम एटॉमिक मास होता है, बात खत्म। ऐसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी तो होगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, है ना। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास कितना है, या मैं यही तो बोलूंगा मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोलूं या मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल बोलूं। बताओ H2O है, अगर मैं बोल देता हूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो मतलब 1 मोल वाटर की वैल्यू पूछ रहा है, और 1 मोल वाटर का वैल्यू कितना होगा, 18 ग्राम होगा यार। कल ग्लूकोज पढ़ाया था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, मतलब 1 मोल ग्लूकोज का मास पूछ रहा है, वो किसके बराबर होगा भाई, 180 ग्राम के बराबर। सुक्रोज का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 1 मोल सुक्रोज, और 1 मोल सुक्रोज की वैल्यू कितनी होती है भाई ग्राम में, 342 ग्राम होती है ना। समझ में आ गया। तो सिंपल है, ज्यादा हेक्टिक लेने की जरूरत नहीं है। दिक्कत है, चलिए। ऐसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी है सर। अच्छा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से पहले मॉलिक्यूल, अभी मैंने क्या बताया था सर, कोई भी एटम कार्बन के 1/12 पार्ट है, उसका कुछ तो कुछ मास होगा, उससे कितना हैवी है वो उसका एटॉमिक मास है। ऐसे ये भी तो होगा मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल कार्बन के 1/12 के मास से कितना हैवी है वो उसका मॉलिक्यूलर मास है
है ना, द नंबर ऑफ विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज हैवियर इन कंपैरिजन टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, है ना। बताओ 1/12 पार्ट कार्बन का है, उसका मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब बताओ अगर मैं बोल देता हूं H2O, बताओ H2O का मास कितना होगा फिर, मतलब ये 1/12 से कितना हैवी है, मतलब 18 इसका मास इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। समझ में आ गया नहीं आ गया, नहीं आया समझ में, पक्का, ठीक है कि H2O जो है, H2O का मास एक्चुअल में कितना होगा फिर, इतना ग्राम होगा, है ना। या मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं 18 AMU लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता बताओ, और AMU की वैल्यू क्या होती है भाई जी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होती है नहीं है। अब अगर मुझे यह पता चल चुका है कि कोई सा भी मॉलिक्यूल कार्बन के 1/12 पार्ट के मास से कितना हैवी है, तो मैं उसको मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। अगला है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अभी तो बताया था, मतलब मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल या मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। बताओ H2O का 1 मोल है, कितना बराबर 18, है ना। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना हो गया 18 ग्राम हो गया। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया 180 ग्राम हो गया। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना हो गया, CO2 का मास जो है 44 हो गया, ग्राम लगा दो तो 44 ग्राम हो गया, है ना। समझ में आ गया नहीं आ गया। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया कितना हुआ, अमोनिया 17 हुआ, कितना हुआ 17 ग्राम हुआ, है ना। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल या मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल या मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल या मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23। अब जैसे भाई H2O मैंने आपको बताया है ना, H2O में कितना मास है इसका 18 ग्राम है, 18 ग्राम है, और 18 ग्राम को कितने मोल के बराबर लिखता हूं 1 मोल के बराबर। और 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं भाई 6.023 इंटू 10⁻23। 23 बोल दो 22 बोल दो, एक ही बात है ना। अब आप यहां देखिए, अरे इतने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, और इसका मास कितने के बराबर है, वो किसके बराबर है 1 मोल के बराबर। किसके बराबर 1 मोल के बराबर। और ये 1 मोल का मास कितना है 18 ग्राम, और यही क्या कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मतलब बात समझ में आई नहीं, यही बताओ साफ साफ, है ना। इसका मतलब हमको मॉलिक्यूलर मास पता होने चाहिए, है ना। अगर मॉलिक्यूलर मास से पीछे हम ग्राम लगा देंगे, वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास है या ग्राम एटॉमिक मास है, और वो हमेशा किसके बराबर होंगे 1 मोल के बराबर, 1 मोल एटम के बराबर, 1 मोल मॉलिक्यूल के बराबर। और उसका मास कितना होगा उस मॉलिक्यूल का 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। एटम्स उसका मास जो होगा वो होगा 18 ग्राम। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो एटॉमिक मास क्या होता है, कोई सा भी एटम कितना भारी है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन के मास से। कोई सा मॉलिक्यूल कितना भारी है किससे 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन के मास से कितना भारी है। और जो 1/12 की बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब जो है अगला एक्चुअल मास। एक्चुअल मास क्या है सर, क्या है एक्चुअल मास, द मास ऑफ एन एटम और एन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एक्चुअल मास। एक्चुअल मास। अब अगर मैं पूछूं आपको एक्चुअल मास ऑफ कार्बन कितना होगा 12, कितना होगा 12। अब तुम ध्यान सुनना, अगर मैं बोल देता हूं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो आपने सिर्फ और सिर्फ कितना बताना है
12 बताना है, ना आपको 12 यू बताना है, ना आपको 12 ग्राम बताना है। अरे मैंने सिर्फ इतना ही तो पूछा है ना कि कार्बन का मास कितना होता है, तो तुमने बोलना है 12। बताओ कब मैं 12 यू लिखूंगा या 12 AMU लिखूंगा? बताओ व्हाट इज 12 यू एंड 12 AMU? एक एटम कार्बन का मास है। एक एटम कार्बन का मास कितना होगा? 12 यू, क्योंकि मुझे एक एटम तो दिख ही नहीं रहा है, इतना छोटा है ना। अगर आपसे पूछे एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो मैं कितना बताऊंगा भाई? 12 यू बताऊंगा या 12 AMU बताऊंगा। और इसकी वैल्यू आपको पता है सर, 12 इंटू 1.6, 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस का 24 ग्राम होती है। बात समझ में आई नहीं आई? दिक्कत है। अगर आपसे पूछे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज ओनली 12, अगर आप, क्योंकि आपको पता नहीं ना कितना एटम, क्या पूछ रहा है, कितने एटम है पता ही नहीं है कुछ, एक एटम का मास थोड़ी पूछ रहा है ना। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। अगर मुझे पूछता बताओ संसार में इतने सारे एटम है, एक एटम का मास बताओ, कितना बताएंगे? 12 यू। 2 कार्बन एटम का मास 24 यू, है ना। 10 कार्बन का 10 इंटू 12 इंटू यू। समझ में आ गया नहीं आ गया? अगर हमसे ये पूछता है एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम कितना होगा बताओ? है नहीं, 1 मोल पूछ रहा है अभी, तो क्या लिखूंगा? 12 ग्राम लिखूंगा ना। 1 मोल तो आपको भाई एक क्वांटिटी पूछ दी गई है, और आपको पता है 1 मोल कार्बन एटम में कितना ग्राम होता है? 12 ग्राम होता है भाई इसका मास। समझ में आ गया नहीं आ गया? दिक्कत है। अगर आपको किसी भी एटम का एटॉमिक मास पूछे तो आपको सिर्फ एक वैल्यू बतानी है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर आपको एक एटम का वैल्यू पूछे तो आपको उसके मास को AMU से इंटू कर देना है। अगर मुझे 1 मोल पूछे तो आपको उसके मास से आगे के बाद ग्राम लिख देना है। आपने तो पढ़ा है सर, किसी भी एटम का एटॉमिक मास ग्राम में लेंगे तो 1 मोल के बराबर होता है। किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास अगर ग्राम में लेंगे तो किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है ना। और इसी तर्ज पर अगर आपको यह पूछता है भाई लोगों, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 कितना होगा? 180 होगा। ना ग्राम लगाऊंगा ना एटॉमिक मास यूनिट लगाऊंगा। क्यों सर? मुझे सिंपल पूछ रहा है, मुझे ये थोड़ी बोल रहा है 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मास कितना होगा या 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, ये नहीं पूछ रहा है ना। तो अगर आपसे सिंपल ये पूछ रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होगा, तो आप बताएंगे 180। अगर आपसे पूछता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6। अब आपको पूछ दिया है सर 1 मॉलिक्यूल का बताओ, है ना। 1 मोल ग्लूकोज का कितना होगा मास? 180 AMU, है ना। और AMU की वैल्यू आपको पता है 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। अरे मैं इसको बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपके ऐसे ऐसे मतलब याद हो जाए आपको, है ना। इसलिए मेरा लिखने का मतलब है, तो मुझे क्या मतलब, मैं एक ही बार पढ़ाता आपको, है ना। अगर आपसे पूछे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना है तो आप सिर्फ और सिर्फ 180 बोलेंगे। अगर आपसे पूछे मॉलिक्यूलर मास ऑफ, अब अगर बात आ रही है एक मॉलिक्यूल की, तो कितना होगा भाई? 180 AMU। कितना होगा? 180 AMU। अगर आपसे ये पूछता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, अब आपको पता है 1 मोल ग्लूकोज कितने के बराबर होता है? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे ग्राम लगा देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 1 मोल के बराबर आ जाएगा। बात समझ में नहीं आई? तो देखो तीनों में डिफरेंस है। अगर सर लोग पूछे एटॉमिक मास किसी का कितना होता है तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। कम से कम 1 से लेकर 20 तक तो याद होने चाहिए। जब हम पीरियोडिक टेबल आएंगे तो पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और उसके मास भी,
है ना। कम से कम मतलब 30 तक 20 तक 30 तक आपको जरूर याद होने चाहिए, घर से उनको याद करने हैं पीरियोडिक टेबल पकड़ के, ठीक है। तो किसी भी एटम का एटॉमिक मास पूछे तो आप बता देना कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर उस एक एटम का मास पूछे तो आप उस न्यूमेरिकल वैल्यू को एएमयू से इंटू कर देना, और एएमयू की वैल्यू कितनी होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। अब आप अंदाजा लगा सकते हो यार, हर एटम के मास में, हर एक एटम के मास में आगे से क्या लगा देना है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो आप समझ सकते हैं एक एटम कितना छोटा होता है, समझ सकते हैं ना। तो हम अब समझ सकते हैं एक एटम कितना छोटा होता है, इतना छोटा होता है यार, है ना। अब उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, अब वो तो और ही छोटे हैं बेचारे, है ना, वो तो और ही छोटे हैं, है ना। और अगर आपसे पूछे किसी भी एटम का 1 मोल का मास, तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे क्या लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे। वह एक पर्टिकुलर क्वांटिटी बन जाएगी, वो उस एटम या उस मॉलिक्यूल का मास होगा 1 मोल का। बात समझ में आई नहीं आई, दिक्कत है। तो आज आपको पता चल गया एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कार्बन से रिलेट किया है ना। कोई भी एटम कार्बन के 1/12 पार्ट के मास से कितना हैवी है, और कितना हैवी है मुझे क्या पता, x इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। और कार्बन का 1/12 पार्ट का मास कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, है ना। सर कोई किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना टाइम्स हैवियर है कार्बन के 1/12 पार्ट के मास से, यह उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। और अगर ग्राम एटॉमिक मास की बात करें, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, बात खत्म। सिंपल समझने का सिंपल मतलब है ना। अगर मैं ऑक्सीजन के ग्राम एटॉमिक मास बोलूंगा तो कितने ग्राम, 16 ग्राम, है ना। कार्बन के ग्राम एटॉमिक मास बोलूंगा तो 12 ग्राम, समझ में आ गया। फास्फोरस के ग्राम एटॉमिक मास बोलूंगा तो 31 ग्राम, फास्फोरस का मास 31 होता है, ठीक है। तो ऐसे ही सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी है। सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज कितना ग्राम, 18 ग्राम, है ना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 कितना ग्राम, 98 ग्राम। अरे बात समझ में आई नहीं आई, दिक्कत है। और एक्चुअल मास का मतलब समझ गए ना। तो बताओ कार्बन का एक्चुअल मास कितना, 12, क्योंकि मुझे पूछा ही नहीं कितना कार्बन चाहिए, कितना कार्बन का मास चाहिए, है ना। तो एक एटम कार्बन का मास कितना होगा, 12 AMU होगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। समझ में आया नहीं है। तो एटम किसी भी एटम का मास जो है ना वो 3 प्रकार के लिख सकते हैं हम, है ना। या तो एटॉमिक मास पूछेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। अगर 1 एटम का मास पूछेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू मास की और आगे से AMU से इंटू कर देना है। अगर 1 मोल एटॉमिक मास की वैल्यू पूछे तो न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू ग्राम लगा देना है, चाहे वो मॉलिक्यूलर पूछे या वो एटम पूछे, ठीक है। उसके बाद कभी कभी ना एटॉमिसिटी पूछता है, व्हाट इज एटॉमिसिटी। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछता है व्हाट इज एटॉमिसिटी। सर सिंपल, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है वो एटॉमिसिटी है भाई। बताओ H2O में टोटल एटॉमिसिटी कितनी है, 3 है सर। सर किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है वो उसकी एटॉमिसिटी है। एक बार नीट में सवाल भी आया था बहुत शुरू में, अब तो कॉमन क्वेश्चन हो चुका है। बताओ व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, 2 है। कितनी है, 2 है, क्योंकि यहां पर 2 एटम हाइड्रोजन के प्रेजेंट है तो एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2। और ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी होगी, 1 होगी। और टोटल मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी होगी, 3 होगी। अब आपको पता है H2SO4 है, टोटल एटॉमिसिटी कितनी होगी, 7। कितनी होगी, 7 एटॉमिसिटी है ना। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल, दिस इज नोन एज एटॉमिसिटी, है ना। लेकिन अगर पर्टिकुलर एटम की एटॉमिसिटी पूछेंगे तो टोटल मॉलिक्यूल में उस एटम का कितना योगदान है वो उसकी एटॉमिसिटी है। तो बताओ हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी होगी भाई,
2 होगी। सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी होगी भाई जी? 1 होगी। और ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी होगी भाई जी? 4 होगी, है ना। तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 4, एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर इज 1 एंड एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2 एंड टोटल एटॉमिसिटी इज 7। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। आप सोचेंगे टोटल एटॉमिसिटी पूछ रहा है और वहां ऑक्सीजन की पूछ देगा, हाइड्रोजन की पूछ देगा, समझ में आया नहीं है? तो ये क्या है? एटॉमिसिटी से रिलेशन है। सिंपल ही है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अभी यहां तक नोट कर ले, यहां तक नोट कर लेते फिर। जब तक टाइम मिला तब तक पढ़ना है, और दिन टाइम ही नहीं मिलेगा स्कूल जाके है। जब तक टाइम मिला बेटा तब तक पढ़ते रहना है। तो देखो कल से स्कूल आ गया, कोई बात नहीं। छुट्टी के दिन जब भी हमारे पास वक्त होगा ना, हम ऐसे एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, तभी चीजें समझ में आएंगी। अब अभी जो है 9:15 बज गया है और आप सुबह 5 बजे से पढ़ रहे हैं, कितनी बढ़िया बात है। चलिए मेहनत करते रहने हैं।